हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल में, आज हम साइंस जितने भी आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं एमसीक्यूज वो मैं लेकर आया हूँ। अगर आपने सारे वीडियो और लगातार देखते रहो आज से, तो मेरा यकीन मानिए किसी का बाप भी आपको 90% नंबर लाने से नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। और मैं आपसे एक ही कहूँगा कि आप अगर को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसका आपसे कोई पैसा नहीं लगता है। बस हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं और क्या होता है, इससे मेरा मन लगा रहता है कि वास्तव में हमारे चाहने वाले वीडियो को देखते हैं और उनको लाभ भी इसका मिल रहा है। ठीक है ना, तो चलिए पहले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दूरदर्शी दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बताना है कि कहाँ बनता है। रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, रेटिना पर, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर दूरदर्शी दोष होता क्या है। तो दूरदर्शी दोष क्या होता है, तो आप भी जानते हो। दूरदर्शी दोष में आपको दूर की वस्तुएं आपको साफ दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं जो है साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना, इसमें नेत्र का निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए इस दूरदर्शी दोष के कारण जो है लोग अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, उनको जो है 25 सेंटीमीटर दूर अखबार रखना पड़ता है। तो ये होता है आपका दूरदृष्टि दोष। समझ में आया? तो आप पता चल गया होगा इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता होगा, तो रेटिना से पीछे बनता होगा। ऑप्शन नंबर बी तो इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले बताइए इसके निवारण के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करोगे, निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करोगे, तो हमेशा याद रखना ऐसा लेंस आपको चाहिए जो प्रकाश किरणों को क्या करे, सिकोड़े। ठीक है ना, सिकोड़े। तो कौन सा लेंस हो जाएगा, वो आपका होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस ही ऐसा लेंस है जो प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। ये आपका राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, निवारण भी पता चल गया। इसमें क्या होता है, जो आदमी जो होते हैं अखबार को सही से नहीं पढ़ पाते, उन्हें अपने से 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है, तभी वो अखबार पढ़ पाता है। ठीक है ना, चलिए इसका कारण क्या होता है, दूरदृष्टि। ठीक है, इसका दूरदृष्टि का कारण होता है जो नेत्र लेंस की जो प्रश्नों की जो वक्रता है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रतिबिंब आपका रेटिना से पीछे बनता है। ठीक है ना, आप दूरदर्शी दोष का निवारण बता दिया, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चश्मे का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना, आगे इसके बाद हम बात करते हैं, अगर दूरदर्शी दोष की बात हो ही गई तो निकट दृष्टि दोष भी साथ साथ में कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आज के बाद इसमें आपको दूरदर्शी और निकट दृष्टि दोष में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसमें जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता होगा, है कि नहीं, ये भी सवाल आपसे बन सकता है। जब दूरदर्शी दोष के लिए बना है तो निकट दृष्टि दोष के लिए भी बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता होगा आपका, रेटिना से पहले। कहाँ बनता होगा आपका, रेटिना से पहले, तभी तो उसे निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। चलिए इसके निवारण के लिए आप लोग क्या करने वाले हो, तो एक बच्चा बोला सर निवारण के लिए, इसके लिए जब उत्तल लेंस करते हैं प्रयोग दूरदर्शी दोष के लिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करोगे। है कि नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, अवतल लेंस के चश्मे का, चलिए ये भी बात सही हो गई, चश्मे का प्रयोग करोगे आप लोग। नोट डाउन करते रहिए आप लोग हमारे साथ, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर आपसे बोले समान आंख के लिए, किसके लिए, समान आंख के लिए, आपकी सामान्य आंख यानी आपको कोई भी दोष नहीं है, तब क्या करोगे, तब आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए आप लोग कितनी होती है, कितनी होती है, तो आप सब जानते हो ये होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ये पेपर में आपके पूछे जाते हैं, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, आपका एक भी सवाल लेंस से हो, चाहे दर्पण से हो, चाहे आपका किसी से हो, कोई सवाल गलत नहीं होने वाला है।
ठीक है ना। मानव नेत्र के लिए, ठीक है ना, अगर मानव लिख लेना, मानव नेत्र के लिए, ठीक है ना, मानव नेत्र के लिए समान दृष्टि के लिए न्यूनतम, समान दृष्टि जो आपने होता है देखने के लिए, दृष्टि के लिए बताइए दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु कितना होता है, आप लोग बताइए दूर बिंदु कितना होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी अभी आपने बताया था वो होता है आपका अनंत, है कि नहीं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, कितना होता है आपका अनंत, इन्फिनिटी होता है। इसी प्रकार आपका निकट बिंदु कितना होता होगा गुरुजी, तो निकट बिंदु कितना होता होगा, तो गुरुजी आप बताओगे कि ये 25 सेंटीमीटर होता होगा, जैसा कि आपने अभी बताया है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए। चलिए क्लियर हुआ, आगे चले हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें, ठीक है ना। चलिए बोला गया एक चालक में 2 एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर आपका गलत लिख किया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में बहे हुई विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, बिल्कुल सही। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो गारंटी से 90% अंक ले आओगे, जो आपने अपने मन में टारगेट बना रखा है, तो वो आप जो भी आपने गोल बनाए 100% सफल हो जाओगे, बस आपको मेहनत करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो दिया हो वो सबसे पहले लिख लेना, जिससे कि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। दिया है विद्युत धारा, विद्युत धारा आपको दे रखी है, ठीक है ना, विद्युत धारा आई से यूनिट करते हैं, ये दे रखी है आपको 2 एम्पियर, यही तो दे रखा है, बोलोगे जी, ये दे रखा है। वोल्ट कितना दे रखा है, जो वोल्ट दे रखा है आपको 10 वोल्ट, ये आपको दे रखा है। इसके बाद समय दे रखा है कि नहीं, समय जो है आपका टी दे रखा है कितना, 1 मिनट। अब मिनटों का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। 1 मिनट इसको बदल दिए सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बोलोगे 60 सेकंड होते हैं, बिल्कुल सही सोचा आपने, सही है। आपसे बोला तार में बही हुई विद्युत ऊर्जा का मान, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा विद्युत शक्ति का, है कि नहीं, विद्युत शक्ति का पढ़ा हो या आपने सामर्थ्य का पढ़ा हो, है कि नहीं, ये दोनों आपके एक ही होते हैं। तो क्या होता है, आपने पढ़ा था पी बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, समय को हम लोग W से दिखाते थे, कार्य को W से, समय को T से। तो यहाँ से P बराबर क्या हो गया आपका W बटे T, हमें क्या बताना है, विद्युत ऊर्जा W का मान बताना है। तो W बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, 1 बटे में कर लो, 3 गुना W बराबर हो जाएगा आपका PT। और हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, लेकिन P बराबर होता है B गुना I होता है, बोलोगे जी तार में धारा बह रही है ना, है कि नहीं, तार में तो बह रही है धारा, तो P तार में क्या होता है, वोल्टेज होता है, करंट भी होती है। तो क्या हो जाएगा B गुना I और गुना समय दे रखा है आपको T, तो W बराबर क्या हो जाएगा B दे रखा है आपको कितना 10, I कितना दे रखा है बोलोगे 2, T कितना दे रखा है आपका 60 सेकंड, कर लीजिए, 2 धाए 20, छंगा कितने हो गए आपकी 120, 1 जीरो और कितने हो गए आपके 1200 जूल, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का कितना आ गई आपकी 1200 जूल आ गई आपकी विद्युत ऊर्जा। आपका कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको मजा आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हो तो, वरना आप जानते ही हो कि हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, चलिए बताइए। तो सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता होना चाहिए। चलिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग दर्शाते हैं किससे, B से, और B बराबर होता है आपका μ0/2 पाई
आई बटे आर, ये होता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, आप जानते हो जो म्यू जीरो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, आप जानते हो कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आपको बी का मात्रक निकालना है कि नहीं? तो बी का मात्रक निकाल सकते हो आपको आसानी से, अगर सूत्र पता है तो। बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू जीरो का मात्रक क्या है? जैसा कि अभी हमने बताया, क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर स्क्वायर गुणा विद्युत धारा आई का मात्रक हमने अभी बताया एम्पियर होता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। और बटे जो दूरी आर क्या है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कट जाई, तो बी बराबर का आई जी आपको? बी बराबर आई जी न्यूटन और का आई जी, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा आपका? न्यूटन क्या आ जाएगा? बटे में है ये, न्यूटन प्रति एम्पियर। और क्या है आपका? मीटर। ये मात्रक है। देखो कौन से में ऑप्शन में है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर ए में है। तो समझ पाए होंगे, आपने आसानी से निकाल लिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार म्यू जीरो का आपका मात्रक निकालना हो तो म्यू जीरो बराबर क्या हो जाएगा आपका? तिरछी गुणा करोगे, है कि नहीं? म्यू जीरो साथ में आई भी है, बराबर क्या हो जाएगा? बी गुणा 2 पाई गुणा आर। यहाँ से म्यू जीरो मान निकाल लो, क्या हो जाएगा? बी बटे आई गुणा 2 पाई गुणा आर। ये जानते हो ये क्या है? आपका कोष्टेंट है, ये नियत है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और हमने अभी निकाला बी का मात्रक, क्या निकाला है? बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखा है न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर। आपको सूत्र पता होना चाहिए, गुणे, है कि नहीं? ये है, ये हो गया आर का मात्रक दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है आपका? एम्पियर। तो ये लिख लो, एम्पियर हो गया। सही है, सबके मान लिख लिए। क्या देख पा रहे हो? मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ से आप देख पा रहे म्यू जीरो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, जैसा कि हमने आपको बताया था ये, ठीक है। तो हमने आपको सारे तरीके बता दिए जितने हमें पता था, ठीक है। चलिए, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। सबसे पहले आपको बताना एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मीथेन है, एथेन है, एथिलीन है या एसिटिलीन है। देखो साथियों, एसिटिलीन जानते हो आप, एसिटिलीन गैस है, इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? फलों को पकाने के लिए, है कि नहीं? कच्चे फलों को पकाने के लिए करते हैं। सही कहा आपने। चलिए आगे, चलिए देखते हैं एल्कीन। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने हाइड्रोकार्बन का नाम सुना होगा। बोलोगे बिल्कुल हाइड्रोकार्बन का नाम सुना है। मेरा मकसद है कि आपको रटाना नहीं, बस समझ जाना। हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहले गुरुजी ये बता दीजिए, हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? संतृप्त, है कि नहीं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बाद होते हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब गुरुजी आप ये बता दीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे किसे हैं? याद रखना, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। असंतृप्त इसे बोलते हैं हम लोग एल्केन समूह। क्या बोलते हैं? एल्केन। इसमें क्या होता है? एल्कीन होता है कि नहीं? और क्या होता है आपका? एल्काइन होता है। ये लोग नोट डाउन कर लीजिए। एल्काइन में क्या होगा आपका? ट्रिपल बंद। मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होते हैं? ट्रिपल बंद। इसमें क्या होते हैं आपके? डबल बंद। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप तो। चलिए, इसका अगर सूत्र पूछ ले एल्केन का सूत्र, तो आप लोग याद रखिए, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है।
चलिए आपसे बोला क्या है कि एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी कौन सी है आपकी, ए वाली है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड आपका किस में हो सकता है, जैसे एथिलीन है, कितने कार्बन है, 2 हैं, 1 2, और डबल बॉन्ड लगा होगा, है कि नहीं, लो ये हो गया डबल बॉन्ड। और क्या लगा होगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा होगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा होगा, तो यही क्या है आपकी एथिलीन है। यही आपका क्या होगा, एल्कीन ग्रुप का सदस्य हो गया। ऑप्शन नंबर सी। सर इसका क्या हो जाएगा, एथेन। तो एक एन है ना, एन लगा, इसका एन होता है और इसका ईन होता है और इसका क्या होता है, आइन। ठीक है, आप समझ गए ना, इसका पूर्व लगन हम लोग लगाते हैं। चलिए इसका क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन होंगे, तो CH3 और क्या हो जाएगा, CH3। इस तरह से मीथेन का क्या होता है, CH4। तो एक ही बचा, ये कौन सा आपका, ठीक है ना, एक ही बचा है, कौन सा आपका, ये बचा है आपका ये से करके, और डबल बॉन्ड C और सिंगल एथिलीन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर एस्टीन का फार्मूला पूछ ले तो CH3C डबल OH, इसी को बोलते हैं हम लोग एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। कोई भी विकल्प आपका नहीं छूटेगा। समझ में आया। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है, सामान्य ताप पर कौन सी धातु आपकी क्रिया करती है। चलिए कॉपर करती है या सोडियम करती है या फेरस करती है या मैग्नीशियम करती है। तो सबसे पहले आपने एक सारणी पढ़ी होगी, विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी, इस तरह से। ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह से पढ़ी। हाइड्रोजन क्या होता था, बीच में होता था, ये Cu होता था। ठीक है, फिर Fe होता है, फिर इस तरह से आपके सारे चीज होते हैं। ठीक है ना। चलिए तो कौन हाइड्रोजन के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करता है, तो आपको पता है कॉपर तो करेगा नहीं, ये हाइड्रोजन के नीचे है। फेरस भी नहीं करेगा, ये भी हाइड्रोजन के नीचे है। मैग्नीशियम नहीं कर सकता अच्छे से, इसलिए कौन करेगा, आपका सोडियम ही करेगा। कैसे करेगा देख लीजिए, Na+ किसके साथ, जल के साथ। बना दीजिए, क्या बन जाएगा आपका, NaOH बन जाएगा। प्लस के क्या बनेगा, H2O। H कितने आपके 3, इधर कितने हैं 2, तो 2 कर दीजिए, कितने हो गए 4H। इधर 2 ले लीजिए और इधर 2। ठीक है, तो क्लियर हमने क्या कर दी, संतुलित कर दी, और राइट आंसर आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। आगे बढ़ चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, केवल हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ओ नहीं होगा, क्योंकि जल से ही हमने क्रिया कराई है, तो जल क्यों बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। सिंपल सी बात है। आगे चले नेक्स्ट, बोलेगा निम्न में प्रबल क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होता है KOH, इसका क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसका क्या होता है MgOH का होल ट्राइस। ठीक है ना। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NH4OH। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो है प्रबल क्षार है। तो सबसे प्रबल क्षार आपका जो यही है, जो आवर्त श्रेणी जो फर्स्ट है। ठीक है ना, दूसरी वाली है वही है इसका सेकंड आंसर। ठीक है, और वर्ग कौन सा है आपका, फर्स्ट। फर्स्ट वर्ग के सबसे सक्रिय हैं, सक्रिय बच्चे होते हैं, तो कौन करेगा, केवल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसकी कमी से हार्मोन रोग हो जाता है, थायरॉक्सिन की, गेस्ट्रिन की, या थायरॉक्सिन या इंसुलिन या पेराथा हार्मोन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मधुमेह रोग तो आपका होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है ना, और क्या होता है, इंसुलिन की कमी से रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। रुधिर में शर्करा जो मतलब रुधिर, ठीक है ना, रुधिर में शर्करा, ठीक है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी शुगर की बीमारी जो है बढ़ जाती है इंसुलिन की कमी से। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, थायरॉक्सिन की। थायरॉक्सिन क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको आयोडीन के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए, आयोडीन के लिए। किसके आयोडीन, मतलब
समझ में नहीं आया। ये होता है संश्लेषण के आयोडीन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या होता है, इसमें जड़ मानवता का रोग होता है। इसकी कमी से क्या रोग होता है, इसकी कमी से होता है आपका जड़ मानवता का रोग। सारे विकल्प आप लोग लिखिए, क्या होता है, जड़ मानवता का रोग। आपसे पूछा जाएगा थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, जड़ मानवता रोग होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, वृद्धि हार्मोन, ठीक है, किसकी, वृद्धि हार्मोन। तो आप बताइए वृद्धि हार्मोन का क्या काम होता है। वृद्धि हार्मोन का काम होता है वृद्धि करना। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है सर बौनापन, है कि नहीं। कौन सा होता है, बौनापन। आप भर नहीं पाते हो, बौनापन होता है किसकी, हार्मोन की, वृद्धि हार्मोन की कमी से। सर ये स्त्रावित कहाँ होता है, तो वृद्धि हार्मोन हमेशा यह स्त्रावित होता है कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है ना, याद रखना। चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं पादप हार्मोन के नाम बता दूं। पादप हार्मोन आप लोग याद रखिएगा, क्या क्या होती हैं आपके, जिब्रेलिन। नंबर 1 पे होता है आपका जिब्रेलिन। नंबर 2 होता है आपका साइटोकाइनिन, याद रखिएगा आप लोग, साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन। नंबर 3 होता है आपका ऑक्जीन। ये सभी अपना अलग अलग काम करते हैं। ये वृद्धि के लिए होता है ऑक्जीन, ठीक है ना। जिब्रेलिन बीजों की प्रस्तुति को समाप्त करने में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपको समझ में आ गया। ऑक्जीन होता है वृद्धि। वृद्धि कहाँ होता है, एंडोल एसिटिक अम्ल में, ठीक है। वृद्धि पदार्थ का नाम अगर पूछ ले, ठीक है ना, ऑक्जीन वृद्धि पदार्थ के नाम पूछ ले तो क्या होता है, इंडोल एसिटिक अम्ल। क्या होता है, इंडोल, ये याद रखना, ठीक है, इंपोर्टेंट है। इंडोल एसिटिक अम्ल, क्या होता है, इंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। इसके बाद जिब्रेलिन बीजों को प्रस्तुति को समाप्त करने में, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब सर ये बताइए कि जो इंसुलिन होता है वो निकलता कहाँ से, तो ये निकलता है आपकी लेगरहैंस से। लेगरहैंस की दीपिकाओं का नाम सुना है, उन्हीं से निकलता है, लेगरहैंस की दीपिकाओं से, ठीक है ना। अब समझ में आया, दीपिकाओं से, ठीक है ना। बस इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें होता है, आपकी मादा महिलाओं में होता है। चलिए आगे देखें नेक्स्ट सवाल। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया, किसने किया था पृथक्करण का नियम, चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने, मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने, किसने किया था। तो आप भी जानते हो ये चार्ल्स डार्विन ने किसका किया था, ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण एवं जैव विकास, किसका किया था, प्राकृतिक वर्ण एवं जैव विकास का सिद्धांत दिया था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। जैव विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। चलिए एगोट्रीज पता नहीं, मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पर किया था, लेकिन मटर के पौधे पर। तो पृथक्करण का नियम भी किसने दिया, मेंडल ने दिया। इन्होंने ही पृथक्करण का नियम दिया। आप लोग याद रखियोगे, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने आपकी कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं सॉरी, इसे पावर हाउस सेल किसे कहते हैं, ठीक है ना। पावर हाउस सेल, पावर हाउस कोशिका किसे कहते हैं, तो आप भी जानते हो किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। छोटे छोटे प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, ठीक है ना। चलिए बोला गया निम्न में, ठीक है, निम्न में होगा, मई नहीं होगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन पर्यावरण के मित्र कहलाते हैं, बाजार ले जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य का समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे के स्विच बंद होना, बिल्कुल सही। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के वजह तुम्हारा विद्यालय पैदल जाना, बिल्कुल सही। तो कौन मित्र कहलाते हैं, आपके उपरोक्त सभी जो हैं मित्र कहलाते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें हम लोग आगे।
बस साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। ये बोला गया -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी। चलिए, फोकस दूरी आपको बतानी है। तो हमने क्षमता क्या बताई थी, लेंस की क्षमता हमने क्या बताई थी आपको। तो लेंस की क्षमता जो होती है आपकी पी बराबर होती है 1/d। लेंस की क्षमता होती है पी बराबर क्या होती है 1/f होती है। तो आपको कितनी दे रखी है क्षमता, ठीक है, कितनी दे रखी है क्षमता, या 5d। तो यहाँ से यब कितना हो जाएगा, यब बराबर हो जाएगा 1/p। आपको p का मान दे रखा है कितना, -5 डायोप्टर। ठीक है ना। तो चलिए तो रख दीजिए, मान क्या हो जाएगा -5। काटोगे तो पॉइंट लगाओगे, माइनस के कितना हो जाएगा, 0 बढ़ा दिया, 5 दूनी 10, कितना -2 मीटर। कौन सा आंसर है आपका, ये आंसर नंबर आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। सवाल तो अच्छे हैं और पेपर में बनते भी हैं। बोला गया स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, ठीक है ना। तो दूर बिंदु ये होता है आपका कितना, अनंत पर। कितना होता है, अनंत पर होता है। 25 सेंटीमीटर क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर हर किसी के लिए होती है। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट सवाल। इसका आंसर हो जाएगा उतना अनंत पर। प्रतिरोध का मात्रक, अरे ये तो बड़ा सरल है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है ना, ओम होता है आपका प्रतिरोध का मात्रक। वोल्ट किसका होता है, ये होता है आपका विभवांतर का। किसका होता है, विभवांतर का। इसका विभवांतर बी होता है। बी बराबर होता है W/Q। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है B/I। मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसी तरह का, ठीक है ना। सारे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिएगा। 1 किलोवाट घंटा किसमें बदलना है, जूल में। तो लिखोगे 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को आपको बदलना जूल में। चलिए, आप जानते हैं 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, बोलोगे 1000 वाट होते हैं। और 1 घंटा में, 1 घंटा बराबर क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। बिल्कुल सही। और 1 मिनट बराबर कितने होते हैं, 1 मिनट बराबर होते हैं आपके 60 सेकेंड। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो गए और 60 सेकेंड हो गए। तो गली छचंग 36, 2 जीरो लगाइए और गुणा कितने, 1000। 1000 कितना हो जाएगा आपका, 3 6 2 0 गुणा 1 2 3, कितना हो जाएगा आपका 36 गुणा 10 की पावर 5। ये बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाओ यहाँ पे, 3 गुणा 6 10 की पावर 6, कितना हो जाएगा आपका जूल। तो यहीं पे कोई ऑप्शन डाल दिए थे, 3 गुणा 10 की पावर 6, क्या हो जाएगा जूल। तो यही आपका राइट आंसर मान लीजिए। ठीक है ना। तो आपको निकालना आना चाहिए, तो आसानी से आप लोगों ने निकाल लिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, मिश्र धातु कांसा में होते हैं। तो मिश्र धातु कांसा में क्या होती है, तो आप याद रखिएगा, एल्यूमिनियम और जेडियम। एल क्या है आपका, एल्यूमिनियम है कि नहीं, एल्यूमिनियम है। चलिए, जेड और जेडियन क्या है आपका, जिंक है। ठीक है, ये क्या है आपकी टिन है। ठीक है, कि क्या है आपका कॉपर है। ठीक है, सारे नाम हमने बता दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ ले कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, किसका, विरंजक चूर्ण, इसे बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आप लोग सूत्र बताइएगा, क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। ये आंसर हो गया। अगर आपसे पूछे धावन सोडा का सूत्र बताइए, इसका धावन सोडा का तो क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर आपसे पूछे बेकिंग सोडा का सूत्र, सारे याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है ना। चलिए, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। आगे आपसे नमक का पूछे, नमक का क्या होता है, NaCl। चलिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है। इसका कारण है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने लिया है। ठीक है, सवाल आ भी सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। क्या होता है बताइए। 15वां सवाल है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है। ठीक है ना, बताइए। तो सवाल नंबर है आपका 15वां। ठीक है, किसकी उपस्थिति से होता है, Cu+। जैसा कि हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर समझाया था, ना देखा देख लीजिएगा, लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में असंतृप्त, ठीक है ना, यौगिक है। ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, एक है आपका CH3 और C, ऊपर ये है O और क्या है OH। ऑप्शन बी दे रखा है आपको CH3, आपको C दे रखा है और ये दे रखा है आपको, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए हमने नहीं लिखा। ये आपका दे रखा है H। ठीक है ना। चलिए, C दे रखा है आपको, C दे रखा है CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। और दे रखा है आपको CH3, आपको C दे रखा है, O दे रखा है और CH3। असंतृप्त का मतलब क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड किसमें देख पाओ आप लोग। ठीक है, तो डबल बॉन्ड किसमें, इसमें क्या है, इसमें कोई बंध नहीं है, इसमें सिंगल बंध है। इसमें भी क्या है, कीटोन समूह का ग्रुप है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, एन। डबल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, इन। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, आइन। याद रखना ये लोग। ठीक है। इसका क्या, अगर एग्जाम्पल पूछ ले, एग्जाम्पल दे दो इसका मेथेन, इसका दे दो एथीन, इसका दे दो एल्काइन। ठीक है ना, ऐसे करके सबके दे दोगे। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट सवाल। चलिए, तो देखिएगा, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। जो नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि आपकी कौन सी है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, एपीडियाल्डिस ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि या स्वेद ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि है आपकी, तो ये आपकी कौन सी, प्रोस्टेस्ट ग्रंथि। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है और कई बार पेपर में आया हुआ, 2016, 18, 20 और 22 में भी आया हुआ है। ठीक है, मतलब आपके सेट्स जो है अलग अलग होती हैं, सेट्स के हिसाब से किसी न किसी में आ जाता है। ठीक है ना। चलिए, अग्नाशय रस पाचन में सहायक है। जो अग्नाशय रस है किसके पाचन में सहायक है, प्रोटीन का, प्रोटीन एवं वसा का, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का। तो आप सभी जानते हो कि अग्नाशय रस जो पाचन है वो किसमें होता है, आपका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है इसका। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आगे, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर आप लोग जानते ही हो, मुझे नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है ना। 5, 4, 3, 2, तो आप भी जानते हो कितनी होती हैं आपकी, 2। ठीक है ना। रंध्र मतलब पत्तियों में 2 ही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, बोला प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्या होता है, 6CO2 + 12H2O। ये इसको रट लीजिए। ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश में होती है और क्लोरोफिल के उपस्थिति में होती है। सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें होता है, पत्तियों में पाया जाता है, जो हरित वर्ण का काम करता है। क्या होता है, क्या बनता है, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश में ऑक्सीजन निकलती है, किससे ऑक्सीजन निकलती है। तो आप सब जानते हो किससे निकलती है, आपकी जल से। ये तो जल है, इसी से आपकी निकलती है। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती है। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, याद रखना। ठीक है ना। इससे निकलती है आपकी ऑक्सीजन। समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।